यस बच्चों, और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12 रोटेशनल मोशन। यस, रोटेशनल मोशन के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने किया था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का बच्चों हमने टॉपिक किया था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक्सिस के अबाउट क्या था, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो आई था वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसके साथ की करवाई थी। एग्जांपल में क्या था, एक रॉड है, राइट। इस रॉड का ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूम रही है, इसका मास m है और लेंथ l है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमने पता करना है। अगर इसका हमने एंगुलर मोमेंटम l कैलकुलेट करना है तो l का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर। इसी तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था। ये अगर मेरे पास रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो ये आ गया हमारे पास mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। यस। इसके बाद बच्चों मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम में ही। तो ये टॉपिक लिखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके अंदर क्या है, अभी हमने किया L इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला अभी हमने किया है। क्लियर। अगर मैं इस तरफ डेरिवेटिव लेता हूं, dl अपॉन dt आई एज इट इज d ओमेगा अपॉन dt, तो ये क्या बन जाएगा, आई डी ओमेगा अपॉन dt क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्फा। अब बच्चों इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इसको समझने के लिए आप ये देखो। तुम्हें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क। मोमेंटम का काम कौन करता है, एंगुलर मोमेंटम। यानी dl अपॉन dt की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ, टॉर्क। यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, I इंटू अल्फा हो गया। क्लियर यहां तक। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू अल्फा। यानी टॉर्क की वैल्यू कितनी है, dl अपॉन dt। ये आ गया हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। अगर मैं यहां पर कह दूं टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, यहां पर अगर मैं लिखूं नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो dl अपॉन dt किसके इक्वल हो गया, जीरो। तो इधर डेरिवेटिव जाकर बन जाएगा कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम L क्या आ गया, कांस्टेंट। हेंस आई कैन राइट, अगर देयर इज नो external torque, then angular momentum of the system remains constant. So here I am writing, if no external torque acting on a system, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, then total angular momentum of a system remains constant। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। L किसके इक्वल होता था हमारे पास,
यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक। अगर L कांस्टेंट होगा बच्चों, एक चीज और बता दूं, अगर L कांस्टेंट होगा, L की वैल्यू कितनी होती थी मेरे पास, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इसकी एप्लीकेशंस हम करते हैं, इसकी बच्चों एप्लीकेशंस करते हैं। अगर मैं कहूं टॉर्क 0 है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, dl अपॉन dt। टॉर्क 0 है तो हमारे पास dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसके अंदर देखो एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो L की वैल्यू I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो एक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, ये भी लिख सकते हो आप। अब बच्चों इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक टेबल है, घूमने वाला टेबल। यहाँ पर कोई डांसर जो है वो डांस कर रही है। जब वो डांसर डांस करती है, पहले तो उसने अपने हैंड ऐसे अंदर को रखे हुए हैं। जब हैंड उसने अपने अंदर को रखे हुए हैं तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। अब तुम्हें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर होता है। अब हैंड उसने बिल्कुल आपस में मतलब फोल्ड किए हुए हैं बॉडी के साथ, तो आर कम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। आर कम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, यू नो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब, कोई आपने डांसर देखा होगा, डांसर जब डांस करता है पहले अपने हैंड को फोल्ड करके रखता है, जब वो घूमता है तो अपने हैंड को, पहले तो हैंड को ओपन करके रखता है, जैसे ही वो घूमने लगता है तो अपने हैंड को क्या कर लेता है, फोल्ड। फोल्ड करने से आर कम हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और घूमने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं, स्विमर, वाइल्ड डाइविंग, जब वो डाइव करते हैं पानी के अंदर तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर जितना वो ज्यादा फोल्ड करते हैं उतनी वो ज्यादा एंगुलर स्पीड से नीचे गिरते हैं। वो फोल्ड करने का मतलब क्या है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर बॉडी का जो डिस्टेंस है बॉडी पार्ट्स का, वो आर कम होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। कम होगा, आर कम तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। वो ज्यादा स्पीड से ऐसे घूम के नीचे गिरते हैं। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे कि ये डांसर की है और ये डाइवर की है एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, ये अर्थ है। अर्थ पर ये अर्थ का पोल है और ये है इक्वेट। ठीक। क्वेश्चन है, इफ आइस एट द पोल्स मेल्ट्स, अगर यहां पर जो पड़ी आइस है वो मेल्ट होके मेल्ट्स एंड फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर, किसकी तरफ जाए, इक्वेटर की तरफ फ्लो करके ऐसे कहां पर चल जाए, इक्वेटर की तरफ चली जाए। देन हाउ विल इट इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट, तो उस पर डे नाइट पर ये क्या इफेक्ट डालेगा। देखो बच्चों, अगर ये आइस मेल्ट होके यहां पर चली जाए,
ये अर्थ का एक्सिस है। पहले तो आइस तो एक्सिस के बिल्कुल पास पड़ी है, यानी आर कम है। जैसे ही ये आइस मेल्ट होके यहाँ पर पहुंच गई तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस एक्सिस से, जो ब्लैक वाला डिस्टेंस दिखा रहा हूँ ये एक्सिस है, एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा आर। पहले तो यहाँ पर है तो एक्सिस से डिस्टेंस बहुत कम है आइस का। जैसे ही ये आइस मेल्ट होके यहाँ पर पहुंच गई इक्वेटर पर, तो ये डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। आई क्या हो गया इसका, बढ़ गया। तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, आई बढ़ने से एंगुलर स्पीड क्या होती है, कम होती है। यानी ओमेगा कम होने से एंगुलर स्पीड अगर कम हो जाती है, तुम्हें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। एंगुलर स्पीड कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, जो ये अर्थ 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती थी वो अब अपने चक्कर को पूरा करने के लिए ज्यादा टाइम लेगी। उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात भी क्या हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। यस, एक क्वेश्चन नोट करो इसके साथ का। ये एक डिस्क है, इसके अबाउट कोई बॉडी डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है। एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर, मास है एम। ठीक है, और इसका जो रेडियस है मैं इसको मान रहा हूं 2r। और एक डिस्क है और इसके अलावा एक और डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है अकेला r। राइट, क्या कह रहे हैं, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, इसका रेडियस 2r था, बाद में r हो गया। इफ radius of disk shrinks to r, 2r से रेडियस श्रिंक होके क्या रह गया, r रह गया। then find final angular velocity। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। राइट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर सबसे पहले तो I1 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का सेंटर एक्सिस के अबाउट mr² होता है। तो m/2r, पहले रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 2r का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया हमारे पास, m/2 4r²। ठीक, 2 से 2 कट गया तो ये बच गया mr² इंटू 2। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी स्पीड हमें ओमेगा दी हुई है, इसकी स्पीड मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, ओमेगा डैश पता करनी है। और ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा। इसके बाद I2 कितना होगा, हाफ mr² होता है। अब रेडियस तो r ही है तो r ही पुट कर दिया। ओमेगा 2 कितनी है, ओमेगा डैश, वो हमने पता करनी है। तो फॉर्मूला I1 ओमेगा 1 I2 इंटू ओमेगा 2। I1 की वैल्यू कितनी है, 2mr²। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। I2 कितना है, हाफ mr²। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा डैश। m के साथ m कट गया, r² के साथ r² कट गया, ओमेगा डैश कितना आ गया, 4 ओमेगा। यस, घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, रेडियस कम होने से 4 टाइम बढ़ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का। यस, वन मोर क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। इफ अर्थ श्रिंक्स, if earth shrinks half of its present
radius, then find its new time period. न्यू टाइम पीरियड हमने पता करना है। यस बच्चों, इसके अंदर देखो हमारे पास वही फॉर्मूला I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। अब देखो हमारे पास अर्थ है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है क्या होता है। अर्थ इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अब इसका I2 कितना हो जाएगा 2/5 m, रेडियस कितना हो गया बाद में हाफ हो गया। अगर रेडियस को हाफ कर दिया r की जगह r/2। अब इसके अंदर I1 पता लग गया, I2 पता लग गया, ओमेगा 1। यस बच्चों, ओमेगा 1 क्या है 2π/t। अब अर्थ के घूमने का टाइम तो हमें पता ही है, T1 तो पता ही है कितना है 24 आवर्स। यस T1 तो हमें पता ही है 24 आवर्स है। तो हमने क्या निकालना है, टाइम T2 निकालना है। हमने टाइम क्या निकालना है T2। मैं इसको ऐसे करता हूं I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, मैं ऐसे लिख लूं I1 ओमेगा की जगह 2π/T1, I2 ओमेगा की जगह 2π/T2। 2π से 2π कट गया, I1/I2 इज इक्वल टू T1/T2। अब I1 कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 2/5 mr²। I2 कितना है हमारे पास 2/5 mr/2 का स्क्वायर। T1 कितना है 24 आवर्स, T2 हमने बताना है कितना होगा। इसको सॉल्व कर लो, 2/5 m से m कट गया, r² से r² कट गया, तो T2 आ जाएगा हमारे पास 6 आवर्स। यस दिस इज योर फाइनल आंसर। यस बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला टॉपिक है एंगुलर इंपल्स। ये टॉपिक थोड़ा सा बोर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट है। अब ना इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंपटीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम थोड़े से मतलब मेन बोर्ड वाला तो एनसीईआरटी वाला तो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है। एक दो टॉपिक रह गए, वो फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट बच्चों, तुम्हें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स का काम कौन करता है रोटेशन में, टॉर्क। मोमेंटम का काम कौन करता है, एंगुलर मोमेंटम। ये तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके अंदर यहां पर आपको याद है, यहां पर हम इंपल्स कैलकुलेट करते थे। इंपल्स कैसे होती थी, यहां पर अगर आपने की होगी आपको याद होगा, dp इज इक्वल टू एफ डी टी, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, p इनिशियल p फाइनल। ठीक, यहां पर आया था p फाइनल माइनस p इनिशियल एफ डी टी। इसको क्या बोलते थे हम, इंपल्स बोलते थे। इस इंपल्स को मैं बच्चों डिनोट करता था जे से, जे से। तो ये हमारे पास हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करते थे। इन द सिमिलर मैनर रोटेशनल मोशन में dl किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क इनटू dt, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ L फाइनल माइनस L इनिशियल, इसको क्या बोल देंगे, एंगुलर इंपल्स। दिस इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक चीज और, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू
टॉर्क की वैल्यू आर एफ डी टी एज इट इज, टॉर्क की वैल्यू आर एफ होती है। यस, अब इसके अंदर देखो आर एफ, आर को मैंने बाहर निकाल लिया, एफ डी टी, ये मेरे पास क्या होती है अकेली, इसको क्या बोलते हैं इम्पल्स यानी जे। तो यानी एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो गया, आर इंटू जे के बराबर हो गया। इसके अंदर मैं आपको बताऊं जो ये जे होता है वो आर के परपेंडिकुलर होता है, या फिर जो आर होता है वो जे के परपेंडिकुलर होगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्लियर, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर इंपल्स। एंगुलर में क्या होता है, लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इधर लीनियर मोमेंटम की जगह सॉरी इम्पल्स की जगह ये सारी आर जे क्या हो जाएगी एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इंपल्स के लिए फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल आर जे परपेंडिकुलर, या फिर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल आर परपेंडिकुलर टू जे, इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स। क्लियर, ये जे लीनियर इंपल्स होती है, आर जे मिलकर बनाती है एंगुलर इंपल्स। इसके अंदर मैं आपको एक दो फटाफट क्वेश्चन करवा दूं इसके साथ साथ। ये एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क के ऊपर ना थ्रेड लपेटा हुआ है ऐसे, ये थ्रेड लपेटा हुआ, और इस थ्रेड को मैं ऐसे खींचता हूं, झटका दिया, इंपल्स दी इसको, जे जो होती है वो अकेली होती है इंपल्स, ये सारी चीज आरजे मिलके क्या बनाती है एंगुलर इंपल्स। ठीक, यहां पर ये स्टैंड पर था, ये ऐसे ओमेगा इनिशियली 0 था, फाइंड ओमेगा फाइनल, जब मैंने इसको धक्का दिया ऐसे खींचा तो ये घूमने लग गया, तो फाइनल ओमेगा क्या होगा, you know change in momentum L final minus L initial is equal to R J perpendicular या J R perpendicular, यही होता था फॉर्मूला। अब मुझे ये बताओ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू जो होती है वो आई ओमेगा होती है, वो आप कर चुके हैं, वो आपको पता है, ठीक है। इनिशियल तो ये ओमेगा 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, आर इंटू जे परपेंडिकुलर, ये आर है एक्सिस से और ये जे परपेंडिकुलर है, तो जे आ गया सीधा, आर जे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस का डिस्क के अबाउट, ये डिस्क है एक, डिस्क का सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया, ये आर को मैंने कैपिटल आर लिख रहा हूँ, एक आर से एक आर कट गया, ये आ गया 2J बाय एम आर, ये मेरे पास आ गया ओमेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ का, एंगुलर इंपल्स का। देखो एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर जे परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर टू जे। जैसे एक रॉड है, ये रॉड का ये एक्सिस है, मैंने इसको ऐसे झटका दिया, इंपल्स दी इसको ऐसे, तो ये रॉड क्या करेगी ऐसे घूमेगी, मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है। अब जब ये घूमेगी तो मैंने इसका पता करना, फाइंड ओमेगा, झटका दिया तो ये घूमेगी, तो फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर द लीनियर इम्पल्स जे इज अप्लाइड। जैसे ही हमने लीनियर इम्पल्स जे इस पर अप्लाई की तो हमने क्या पता करना है, ओमेगा पता करना है। तो इसके अंदर देखो, अगर मैंने इसका ओमेगा निकालना है तो तुम्हें पता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू जे परपेंडिकुलर, ये एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला है। इनिशियल तो ओमेगा 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो होगा 0, फाइनल कितना होगा आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आर, आर कितना है यहां से एक्सिस से लेकर यहां तक जहां पर जे लग रही है वो डिस्टेंस कितना है एल, जे परपेंडिकुलर लग रहा है बिल्कुल, तो जे होगा आई ओमेगा इज इक्वल टू जे एल, आई की वैल्यू कितनी होगी एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा जे इंटू एल, एक एल से एक एल कट गया,
ओमेगा कितना आ जाएगा 3J/ml। दिस इज योर आंसर। यस। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं इस चैप्टर में, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको 5 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा भी दिए हैं वैसे, रोटेशन वाले। इसके अंदर क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी ऐसे रोल करते हुए, घूमते हुए, रोल करते हुए नीचे आ रही है। इस पर इसकी एक्सेलेरेशन इस तरफ दी हुई है ए, ऐसे ये घूमते हुए आ रही है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा दी हुई है, ठीक है, और ये रफ सरफेस है। तो हमें इसके अंदर एक्सेलेरेशन पता करनी है, फाइनल एक्सेलेरेशन कितनी होगी, ठीक है। जब ये घूमते हुए, रोल करते हुए नीचे आ रही है तो फाइनल एक्सेलेरेशन हमने ए निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है, यहां से कोई बॉडी रोल करते हुए ऐसे नीचे आ रही है। बच्चों अगर इस बॉडी का मास m है तो इस तरफ वेट का कंपोनेंट लगता है जिसका नाम होता है mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगती है, इसके ऑपोजिट लगेगी, ऊपर को फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, बाहर को। तो ये रोल करके नीचे आएगी, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये सभी को पता है। और एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक बनेगी टॉर्क की। टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, आई इंटू अल्फा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी अगर ये रोटेट कर रहा है, इस पर फोर्सेस देखो, एक तो सेंटर पर लग रही है ये mg sin थीटा, इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क देख रहे हैं, इस पॉइंट पर ही फोर्स लग रही है, तो mg sin थीटा की वजह से तो टॉर्क जीरो हो जाएगी। किसकी वजह से रह जाएगी टॉर्क अकेली, फ्रिक्शन की वजह से। ये कितना डिस्टेंस है r, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो f की वैल्यू कितनी होगी, आई अल्फा बाई आर। यू नो a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a की वैल्यू r इंटू अल्फा होती है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई आर। तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ a बाई आर, तो यह a बाई आर स्क्वायर हो गया। तो mg sin थीटा f की वैल्यू आई a बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास mg sin थीटा इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ma। mg sin थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस m इंटू ए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, mg sin थीटा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यस, ये एक्सेलरेशन आ गई। अगर कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो उसके अंदर ये वाली एक्सेलरेशन होगी। इसके अंदर देखो g sin थीटा m से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा i अपॉन m इंटू आर स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर ये रोटेट करने वाली रिंग हो तो रिंग के सेंटर, इफ अगर रिंग हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो ये a कितनी आ जाएगी, g sin थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, ये कट गया तो ये आ जाएगा g sin थीटा बाई 2, ठीक, g sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर ये रोटेट करने वाली डिस्क हुई फॉर रिंग, ये केस 1 फॉर रिंग, दूसरा केस 2 फॉर डिस्क। अगर डिस्क हुई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर। ये कट गया तो ये बच गया हमारे पास, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। यस, ये कितना बन जाएगा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस हाफ जी साइन थीटा
3/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर ये रोल करने वाला ऊपर से होलो स्फीयर हुआ तो, अगर होलो स्फीयर की मैं बात करूं, रोल करने वाला हुआ होलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है जो रोल करके नीचे आएगा, इसकी बात करते हैं हम। अगर ये हो होलो स्फीयर, तीसरा केस होलो स्फीयर, रोल करने वाला अगर हो होलो स्फीयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी होलो स्फीयर की, g sin थीटा 1 + 2/3 mr² कट गया, तो a कितना आ जाएगा होलो स्फीयर के लिए, 3g sin θ/5। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी, यस सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी हमारे पास। आप ये देखो, ये जो आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.6 g sin थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.67 g sin थीटा। अगर आप रिंग वाले को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 g sin थीटा। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला, यानी डिस्क वाला सबसे ज्यादा है, फिर होलोस्फीयर, फिर रिंग। यानी जो एक्सेलरेशन है सबसे ज्यादा है हमारे पास डिस्क की, फिर होलोस्फीयर की, और फिर किसकी है एक्सेलरेशन, लीस्ट एक्सेलरेशन है रिंग की। क्लियर, एक्सेलरेशन के बारे में पता लग गया। अगर ऊपर से कोई बॉडी रोल करके नीचे पहुंचती है, ऊपर से ऐसे रोल करके वो नीचे पहुंचती है, किसी एंगल थीटा पर है ये बॉडी, तो ये आपको 3 केसेस पता लग गए। एक और केस मैं इसमें कर रहा हूं, अगर ये ऊपर से रोल करती हुई नीचे पहुंचती है, ये एल डिस्टेंस कवर करती है, तो अगर ये एल डिस्टेंस कवर करती है, इनिशियल स्पीड ऊपर 0 है, फाइनल स्पीड हो गई v, तो इसके अंदर आप ये देखो v² u² इज इक्वल टू 2s, फॉर्मूला होता है v² u0 2a, a एक्सेलरेशन एज इट इज, s डिस्टेंस कितना हो गया l, तो v कितना हो गया √2al हो गया। यस, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at², s कितना हो गया l u0 हाफ at², तो टाइम कितना हो गया √2l/a। यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं या टाइम की बात करूं, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम टेकन कम। यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसकी है, डिस्क की। तो डिस्क का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा, एक्सेलरेशन जो कम है वो किसकी है, जिसकी एक्सेलरेशन कम उसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा। एक्सेलरेशन कम तो रिंग की सबसे कम है, तो रिंग का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद होलोस्फीयर, फिर इसके बाद डिस्क। दैट्स ऑल। ये हमारा रोटेशनल मोशन जो बोर्ड के पॉइंट व्यू से था बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर अगर आपको कुछ लगे तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सारी दोबारा से स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। 25 को जो हमारा एग्जाम है उसके रिलेटेड हमने सारे चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है। ठीक, ओके।